पुष्कर प्रियंका से हाइट में लंबा था, लेकिन अब जब प्रियंका उसे बैकपैक में बांधकर अपने कंधे पर उठाकर ले जा रही थी तो प्रियंका का सिर पुष्कर के गाल को छू रहा था। प्रियंका को अपने चेहरे पर पुष्कर की स्किन का फ्रिक्शन महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से थोड़ी देर तक तो प्रियंका ब्लश करती रही। लेकिन जब प्रियंका को महसूस हुआ कि पुष्कर होश में नहीं था तो उसने अपने आप को किसी तरह शांत किया और पुष्कर को सही सलामत खाई से बाहर निकालने पर फोकस करने लगी। जब प्रियंका पुष्कर को लेकर बाहर के इंटरसेक्शन के पास पहुंची तो वह सफेद वोल्फ स्पाइडर प्रियंका पर हमला करना चाहता था, लेकिन प्रियंका इतने गुस्से में थी कि उसने उस मकड़ी को भी अपने खंजर से मार डाला। जहां तक कि उस अजीब से पौधे की बात थी जिसे वह सफेद मकड़ी गार्ड कर रही थी, प्रियंका ने उसे भी उखाड़ कर अपने बैग में रख लिया। धीरे धीरे चलते हुए प्रियंका को पुष्कर के वजन को ढोने की आदत पड़ गई। भले ही पुष्कर बहुत भारी था, लेकिन प्रियंका के अंदर भी बहुत ताकत थी। प्रियंका बोली, पुष्कर, मैं तुम्हें ऊपर लेकर जरूर जाऊंगी। हालांकि जब प्रियंका इस बर्फीली घाटी में पहाड़ी के ठीक नीचे पहुंची तो उस खड़ी चढ़ाई को देखकर उसकी हिम्मत टूटने लगी। प्रियंका सोचने लगी, मैं आखिर इस खतरनाक चढ़ाई पर कैसे चढ़ पाऊंगी? जब मैं नीचे आई थी तब तो मैं लुढ़कते हुए किसी तरह नीचे आ भी गई थी, लेकिन अब इस चढ़ाई पर तो मुझे धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर चढ़ना होगा। लेकिन तभी प्रियंका ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा, चाहे मुझे इस पहाड़ी को खोद खोद कर सीढ़ी क्यों ना बनानी पड़े, फिर भी मैं पुष्कर को लेकर ऊपर जरूर जाऊंगी। प्रियंका ने अपना खंजर निकाल लिया और उसके दिल में कड़क डिटर्मिनेशन छा गया। प्रियंका बोली, पुष्कर मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत दर्द तो मैं भी सह सकती हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं यहां से गिरकर मर जाऊंगी। अगर पुष्कर मेरी जान नहीं बचाता तो मैं बहुत पहले ही मर जाती। पुष्कर को बचाने में मेरी जान जाएगी भी तो इस बात का मुझे बहुत सुकून होगा। अगर इस पहाड़ी पर अकेले भी चढ़ना होता तो प्रियंका के लिए वो भी बहुत मुश्किल होता, लेकिन अब तो उसे पुष्कर को साथ में लेकर चढ़ना था। भले ही कई जगहों पर पहाड़ी बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रियंका की हिम्मत नहीं थी कि सीधे सीधे पहाड़ी पर चढ़ सके। और उसका एक सिंपल रीजन ये था कि प्रियंका को डर था कि अगर वह फिसल गई तो उसके साथ साथ पुष्कर भी मर जाएगा, इसलिए वो बेकार का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। प्रियंका ने कहा, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सीढ़ी खोदकर आगे बढ़ती जाऊंगी। प्रियंका ने एक फिल्म देखी थी जहां एक आदमी अपनी पत्नी के लिए एक पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाता है। उस फिल्म को याद कर प्रियंका भी उसी तरह से बिल्कुल नामुमकिन सा टास्क अपने हाथ में ले रही थी, बिल्कुल एक जंगली माउंटेनियर की तरह। अब प्रियंका को भी अपने प्यार के लिए एक पहाड़ चढ़ना था। यह सोचकर प्रियंका ने तुरंत अपने खंजर से जमीन पर मारा और धीरे धीरे सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया। प्रियंका ने देखा कि उस खंजर से जमीन खोदने में ज्यादा समय नहीं लग रहा था और वह आसानी से पत्थरों को भी काट सकता था। प्रियंका ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपराजिता मुझे जो खंजर देगी वह इतना तेज होगा। पहली सीढ़ी बनाने में प्रियंका को ज्यादा समय नहीं लग रहा था। भले ही वह सीढ़ी बहुत अच्छी नहीं दिख रही थी और कहीं कहीं पर उसमें ज्यादा कुछ गहरे गड्ढे कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी किसी भी इंसान के लिए उस पर पैर रखकर आगे बढ़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। प्रियंका बोली, पुष्कर, क्या तुमने देखा मैंने अपनी पहली सीढ़ी खोद डाली? धीरे धीरे मैं 100 सीढ़ियां खोद डालूंगी और फिर 1000 और फिर 10,000। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से बाहर लेकर जरूर जाऊंगी। प्रियंका हमेशा से बहुत कम बोलने वाली लड़की रही थी, लेकिन अब अचानक ही प्रियंका अपने आप से बहुत ज्यादा बातें करने लगी थी, जैसे कि पिछले कई सालों में उसने जो चुप रहकर समय गंवाया था मैं उसकी भरपाई कर रही हूं। प्रियंका बोली, पुष्कर, मुझे तुम्हारा नाम किस तरह पुकारना चाहिए? अगर मैं तुम्हें पुष्कर ही बोलूंगी तो मैं बाकी सब लड़कियों की तरह नॉर्मल लड़की मानी जाऊंगी। क्या मैं तुम्हें हीरो बोल सकती हूँ? प्रियंका बात करते करते दूसरी सीढ़ी खोदने लगी और आगे बढ़ने लगी। प्रियंका जब सीढ़ी खोद रही थी तो अपने बचपन को याद करने लगी थी और अपना अकेलेपन का सारा दुख पुष्कर को बताने लगी कि जब वह छोटी बच्ची थी तो उसके साथ क्या क्या हुआ था। प्रियंका जानती थी कि पुष्कर ये सब सुन नहीं सकता था, लेकिन वह फिर भी पुष्कर को बताना चाहती थी। प्रियंका बोली, जब मैं छोटी बच्ची थी तो मुझे अपर्णा बार बार परेशान किया करती थी। पापा कभी भी कुछ लेकर आते थे तो वो हमेशा पहले आकर उसे छीन लेती थी। उसने अपने लिए कई सारे खिलौने खरीदे थे और मुझे कभी भी कोई खिलौना नहीं देती थी। मेरे पास खेलने के लिए कुछ नहीं था। मैं कभी रोती भी नहीं थी ताकि मेरे पापा को परेशानी ना हो। मुझे जरूर कोई ना कोई मारता रहता था। मेरी आंटी ने मेरी माँ के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कही थी, लेकिन मैं उनके आगे कभी रोई भी नहीं थी। लेकिन रात को मैं बहुत अकेली रोती थी। उस वक्त मैं हमेशा चाहती थी कि काश मेरा कोई भाई होता जो मेरी रक्षा कर सकता। प्रियंका आगे बढ़ती गई और फिर बोली, मैं तो तुम्हें केवल सारी दुख भरी बातें ही बता रही हूं। पुष्कर, कहीं तुम मेरी इन बातों को सुनकर दुखी तो नहीं हो जाओगे? वैसे मैं सोच रही हूं कि तुम्हें पुष्कर ड्यूड बुलाऊं तो कैसा रहेगा?
ऐसे भी तुम मुझे सुन तो नहीं सकते। प्रियंका ऐसा बोल रही थी, लेकिन उसके हाथ लगातार सीढ़ियां बना रहे थे। प्रियंका को इन सब की आदत नहीं थी, लेकिन करते करते उसे सबकी आदत पड़ने लगी। प्रियंका आगे बोली, वैसे मेरी लाइफ में भी सब कुछ बिल्कुल दुख भरा नहीं रहा था, लेकिन कुछ बहुत एम्बैरसिंग चीज भी मेरे साथ हुई थी। लेकिन तुम मेरे ऊपर हंस नहीं सकते, प्रॉमिस करो। उस वक्त पता नहीं मैं कितने साल की थी, शायद तब मैं 5 साल की रही होंगी। मैंने एक बार एक बंदूक लिए हुए सोल्जर को बैंक के नोट्स ले जाते हुए देखा था। उसने बड़े बड़े सनग्लासेस पहने हुए थे और शरीर में आर्मर। वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर मुझे अचानक ही एक फिल्म में देखी हुई बैंक की डकैती वाली कहानी याद आ गई। मैं चुपचाप उस बैंक नोट ट्रांसपोर्ट करने वाले सोल्जर के पास गई और मैंने उसकी कमर पर अपनी उंगली रख दी और एक नकली सी आवाज में कहा, हिलना मत, मेरे पास बंदूक है। जैसे ही प्रियंका ने अपनी आखिरी लाइन कही, वो जोर जोर से हंसने लगी। प्रियंका ने कभी सोचा भी नहीं था कि जब वह छोटी थी तो वह ऐसी क्रेजी हरकत करेगी। प्रियंका बोली, उस वक्त मेरी मां ने मुझे दूर से देख लिया था और उनको बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन बहुत दुख की बात है कि मेरी मां बाद में कार एक्सीडेंट में मुझे छोड़कर चली गई। अचानक ये कहते हुए प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। प्रियंका बोली, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरा हंसना बिल्कुल बंद ही हो गया था। प्रियंका धीरे धीरे सीढ़ियां बनाती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। प्रियंका को यह भी लग रहा था कि शायद पुष्कर को भूख लगी होगी, इसलिए प्रियंका ने पुष्कर को सबसे अच्छी वाली दवाई खाने को दी और खुद किसी तरह आगे बढ़ती जा रही थी। प्रियंका को तो एक वक्त भूख के मारे बेहोशी सी होने लगी थी। तब उसने आखिरकार एक गोली खा ही ली। प्रियंका बोली, अगर तुम बचपन से हमेशा मेरे साथ ही रहे होते तो कितना अच्छा होता। आगे बढ़ते हुए प्रियंका बोली, पुष्कर, मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने कितनी सीढ़ियां खोद डाली हैं, लेकिन पिछले 14 घंटे से मैं लगातार सीढ़ियां बना रही हूं। एक काम करते हैं, कोई रेस्ट करने की जगह ढूंढ लेते हैं। प्रियंका को पास में एक जगह दिखाई दी जहां पर वो आराम कर सकती थी। पहाड़ी पर एक पठार बाहर की तरफ निकल रहा था। उस पर इतनी जगह थी कि पुष्कर और प्रियंका एक दूसरे से चिपक कर बैठ सके। प्रियंका बड़ी मुश्किल से वहां पहुंची और थोड़ी देर आराम करने के लिए जैसे ही प्रियंका ने पुष्कर को नीचे रखा, उसके शरीर को बहुत ज्यादा आराम मिला। प्रियंका ने अपने कंधे थोड़े से दबाए और तब जाकर उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों की स्किन छिल चुकी थी और उनमें से खून निकल रहा था। प्रियंका को यह समझने के लिए अपने जूते उतारने की जरूरत नहीं थी और उसके पैर भी बुरी तरह छिल चुके थे। प्रियंका ने नीचे की ओर देखा और अचानक उसे महसूस हुआ कि अब वह उस बर्फीली घाटी के बॉटम को नहीं देख पा रही थी। इसका मतलब था कि वह काफी ऊपर चढ़ाई कर चुकी थी। प्रियंका ने अपने हाथों पर बैंडेजेस लगाने की कोशिश भी नहीं की और तुरंत पुष्कर को चेक करने लगी। प्रियंका ने नोटिस किया कि पुष्कर ठीक था, लेकिन अभी भी वह बेहोश था। प्रियंका बोली, पुष्कर चलो अब आगे बढ़ते हैं। किस्मत अच्छी थी कि प्रियंका अपने साथ कई सारी दवाइयां लेकर आई थी, नहीं तो प्रियंका नॉर्मली पुष्कर को लेकर ऊपर कभी नहीं पहुंच पाती। और क्योंकि प्रियंका वहां दवाइयां ले रही थी, इसलिए उसे आने वाले कई दिनों तक के लिए अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। काफी देर तक आराम करने के बाद प्रियंका ने पुष्कर को फिर से अपनी पीठ पर उठा लिया और एक कंफर्टेबल पोजीशन में एडजस्ट होने के बाद उस कठिन चढ़ाई पर वापस चढ़ने लगी। प्रियंका बोली, यह चढ़ाई कभी खत्म होगी या नहीं? लेकिन पुष्कर, तुम मेरे पास हो ना, मेरे लिए यही काफी है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। प्रियंका ने तीनों दिनों तक लगातार सीढ़ियां बनाते और चढ़ते हुए पुष्कर को ऊपर ले जाने का ही काम किया। बीच बीच में केवल छोटे छोटे ब्रेक्स लेने और सीढ़ियां चढ़ने के अलावा उसने कुछ और नहीं किया था। लेकिन अब प्रियंका धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर होती जा रही थी और कई बार तो वह पुष्कर के साथ ही फिसल कर नीचे गिरते गिरते बच गई थी। प्रियंका अगली सीढ़ी चढ़ रही थी कि अचानक उसे खौफनाक डरावनी हंसी अपने सिर के ऊपर से दोबारा सुनाई देने लगी। कई सारी काली परछाइयां जिनके चेहरों पर बहुत ही खूंखार हंसी थी, वे प्रियंका के ऊपर मंडराने लगी। एक काली परछाई ने लगभग प्रियंका को गिरा ही डाला था। प्रियंका चिल्लाकर बोली, दूर भागो यहां से, दूर हटो। जब मेरा पुष्कर नींद से जाग जाएगा ना तो तुम सबको जान से मार डालेगा, देख लेना। प्रियंका ने महसूस किया कि वे सभी परछाइयां प्रियंका के हाथ से निकल रहे खून की गंध से आकर्षित हो रही थी। हालांकि प्रियंका को यह भी पता चला कि वे सभी काली परछाइयां पुष्कर से दूर दूर ही रह रही थी और पुष्कर से टकराने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इस वजह से प्रियंका को पीछे की तरफ से एक सुरक्षा कवच मिल गया था और ये सुकून भी कि वे आत्माएं पुष्कर पर हमला नहीं कर सकती थी। काली परछाइयों के बार बार हमले के कारण प्रियंका बहुत धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ पा रही थी। तभी अचानक प्रियंका ने देखा कि वह काली परछाई अचानक ही बर्फ की दीवार के अंदर घुस गई और जहां प्रियंका खोद रही थी वहां से अचानक बाहर निकल आई। इस वजह से प्रियंका का पूरा शरीर पीछे की तरफ मुड़ गया और उनका हाथ फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ी। प्रियंका ने बहुत कोशिश की कि वह किसी चीज को पकड़कर अपने आप को रोक ले। तब जाकर मैजिक कंगन ने एक रोशनी का प्लेटफॉर्म हवा में बनाया जिसके ऊपर प्रियंका गिर पड़ी। प्रियंका ने तुरंत पुष्कर के चेहरे को अपने खून से सने हाथों से छुआ और बोली, पुष्कर,
क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? प्रियंका इस वक्त रोना चाहती थी और उसने नोटिस किया कि वह पीछे फिसलकर इतना नीचे गिर गई थी कि उसकी एक दिन की चढ़ाई बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। और इसके अलावा उसे डर भी था कि शायद पुष्कर को भी चोट आई होगी। प्रियंका बैग खोलकर पुष्कर को चेक नहीं कर सकती थी। प्रियंका बोली, पुष्कर, मुझे माफ कर देना, ये सारी मेरी ही गलती है, मैं बिल्कुल बेकार हूं, आई एम सॉरी। प्रियंका बहुत जोर से रोने लगी, लेकिन फिर भी वो बहुत पक्के इरादों वाली थी और उसने दोबारा से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। बर्फ की बनी हुई उन सीढ़ियों पर ना सिर्फ प्रियंका के खून के निशान थे, बल्कि उसके आंसुओं के भी। आखिर क्यों ये प्रेत आत्मा प्रियंका को कर रही है परेशान? क्या प्रियंका के डिटर्मिनेशन की जीत हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।